हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज। इसका मैं इंट्रोडक्शन पहले ही एक छोटी सी वीडियो में आपको जो हमारा लेक्चर 1 है उसमें दे चुका हूँ। ये क्विक रिवीजन सीरीज है या आप बोल सकते हैं 21 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। टोटल 21 चैप्टर रहेंगे इसमें और हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो आएगी ही आएगी। और इसमें हम जेई के जो 30 ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालिसिस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। और इस सीरीज को मैंने नाम दिया है एकलव्य सीरीज, क्योंकि मैं पर्दे के दूसरी तरफ हूँ, आप दूसरी तरफ हो और ना कोई ज़्यादा डिजिटल है ना कुछ है, प्योर कंटेंट है इसमें, इसीलिए मैंने इसको एकलव्य सीरीज कहा है। अगर आप इसको एक बार सीरीज देखें मन से और सही से इसके नोट्स बनवाएं, प्रॉपर रिवीजन करें और इसके बाद आप क्वेश्चन करें। ये मान के चलिए आपको जे में सिलेक्शन चाहिए, नीट में सिलेक्शन चाहिए, कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और बेसिक्स टू एडवांस रहेगी। फास्टेस्ट सीरीज है क्योंकि 21 चैप्टर हैं, आपको 20 एक साथ मिलेंगे तो आप इसको जल्दी 21 दिन में या बोल सकते हैं एक महीने में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे क्लास 11th से, क्लास 12th हम उसके बाद शुरू करेंगे। और क्लास 11th में सबसे कोई भी चैप्टर इजी नहीं होता, पहले मैं आपको ये बता दूं, कोई भी टफ नहीं होता है। आपको क्वेश्चन आ रहा है तो चैप्टर इजी है, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो चैप्टर हार्ड हो गया आपके लिए, समझ रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से। बहुतों को लगता होगा ये चैप्टर ईजी है। आप इस चैप्टर को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्विक अप्रोच क्या कर सकते हैं, क्या आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन आज तक पूछी गई हैं वो क्या होंगे, वो सब हम बात करेंगे आज। और उनके बारे में हम डायरेक्ट नोट्स बनाएंगे। और एक बात और बता दूं, इसका आपको कोई नोट्स पीडीएफ नहीं मिलेगा। क्यों? आपको खुद लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, समझ रहे हैं। आप सोचेंगे हम स्क्रीनशॉट लेंगे पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ोगे भाई। आपको करना क्या है भैया, आपको खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और उसको रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा फालतू बात नहीं करना है, प्योर कंटेंट रहेगा। और वही एक लास्ट बात, अगर आपको थोड़ा भी पसंद आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज इम्पोर्टेंट डायमेंशन और यूनिट। आपको फिजिकल क्वांटिटी पता है तो कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसके आपको डायमेंशन बार बार पूछी जाती है, ठीक है। देखिए, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन अगर आपको निकालनी है, यूनिट आपको निकालनी है, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि उस क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है। अगर आप फॉर्मूला निकाल लें और फॉर्मूले के बाद कुछ बेसिक क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप डायमेंशन याद रखें तो आप जल्दी उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। किसके लिए बता रहा हूँ, जब कोई आपको क्वांटिटी ऐसी दी हो जिसका आपको जो नई क्वांटिटी हो तो आप उसका फॉर्मूला एक तरीके से रिलेट करिए, आपको निकल जाएगा क्या, डायमेंशन या यूनिट। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जो मास है, ठीक है, मास की जो हमारी यूनिट होती है वो एसआई की बात कर रहे हैं, केजी है, और जो हमारी डायमेंशन है वो एम है। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ, तो लेंथ की हमारी मीटर है यूनिट और डायमेंशन है एल। अगर हम बात करें बच्चों टाइम की, तो टाइम में हम यहाँ सेकंड यूज़ करते हैं यूनिट में और यहाँ पर टी लेते हैं, ठीक है। अगर हमारी करंट की बात करें आई, तो इसकी हम एम्पियर लेते हैं ए, और यहाँ पर भी हम ए लेंगे, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की जो यूनिट है हमारी वो केल्विन है और डायमेंशन भी हम केल्विन यूज़ करते हैं, क्लियर यहाँ तक। ये एसआई सिस्टम की मैंने 4-5 क्वांटिटी ली, दो और होती हैं जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है और लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला होती है। तो एसआई सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायमेंशन उसी के बेसिस में हम लिखते हैं। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए, किसी की डायमेंशन निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कहें या स्पीड कहें, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो आपकी सेम होती है, एल टी माइनस वन। सर इसको कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम अगर आप करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो एल हो जाएगी और वो टी हो जाएगी। अच्छा यूनिट, देखो लेंथ को हम मीटर में लिखते हैं, टाइम को सेकंड में, तो यूनिट आ गई, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए फटाफट, ये आपको याद होनी चाहिए। जो एक्सेलेरेशन होता है बच्चों, एक्सेलेरेशन होता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की ये होती है, तो इसमें एक टाइम का डिवाइड कर दें तो ये 2 आ जाएगा और ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ कि फोर्स की निकालो और आप कोई फोर्स का फॉर्मूला ढूंढो, तो सबसे बढ़िया जो फोर्स का फॉर्मूला है, सबसे ईजी जो फॉर्मूला है फोर्स का, एफ इक्वल टू एम ए, और आपको एक्सेलेरेशन की पता होनी चाहिए जो आपको पता है, और ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो देखिए अगर आपको एक्सेलेरेशन की याद है तो आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सेलेरेशन को आप वहाँ पे कैलकुलेट करें कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, उससे आपका टाइम खर्च होगा, ठीक है।
तो ये कुछ फंडामेंटल हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक दो और मैं आपको इसमें बात करूँ वर्क की, ठीक है। तो वर्क की जो डायमेंशन होगी, वर्क देखो, वर्क का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक एल आपको बढ़ाना है तो ये हो जाएगा ML2T-2, ठीक है जी। अच्छा जी, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। एक और चलो, प्रेशर की भी आप याद रखिए, क्योंकि प्रेशर में आपको क्या होता है ना, कई बार बहुत जगह यूज होता है प्रेशर। प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें एक एरिया से, एरिया की क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगा आपका L²। तो जैसे हमारा फोर्स देखेंगे तो ये ऊपर जाके ये बन जाएगा। इतनी क्वांटिटी आप याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको आप याद रखिए, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा एक ही कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे सर यूनिट कैसे निकलेगी, देखिए ये मास है, ये मास को हम लिखते हैं केजी में, ठीक है। m लेंथ है, लेंथ को मीटर में, सेकेंड -2, और इसी को हम न्यूटन बोलते हैं। इसको देखें तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर टू सेकेंड -2, इसी को हम जूल बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो भी यूनिट आएगी उसको हम पास्कल लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप यूनिट निकाल लेंगे, ठीक। अगर हम इसके बेसिक की बात करें, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे CGS है, MKS है, SI है। SI यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है, हर जगह SI वैलिड है। तो SI में होता क्या है, क्वांटिटी को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, पहला फंडामेंटल, दूसरा ड्राइव। फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी है, जिसमें हमने पढ़ी है कि मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, और ये 5 तो मैंने लिखी हैं। 2 क्या बची, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी मोल होती है, डायमेंशन या यूनिट कह दें, और हमारा कैंडला लुमिनस इंटेंसिटी की। बाकी ये ड्राइव क्वांटिटी है, इनके 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो सब ड्राइव होगी, ठीक है। अगर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ पर हम एक यूज करते हैं एंगल। तो आपने देखा होगा जो एंगल है, एंगल हमारा हो सकता है 2D में हो सकता है 3D में हो। तो 2D में जो एंगल है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और ये होती है स्टेरेडियन। लेकिन एंगल एकमात्र ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, आगे आपको ये यूज करना पड़ेगा। अब ये वो क्वांटिटी है जिसको आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्या पूछी जाएंगी हम उस पर बात करते हैं। अब ये वाली जो आपने लेफ्ट साइड में 11 क्वांटिटी देखी है, इनका तो आप सोच रहे होंगे कि हम याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्या आएगा। पहले तो आप इतनी फिजिक्स पढ़ चुके होंगे कि हर क्वांटिटी की डायमेंशन और फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे मैं अब वो क्वांटिटी लिख रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे पहली क्वांटिटी आपसे लिखा जा सकता है इम्पल्स। कई बार एग्जाम में आया है कि इम्पल्स की क्या होगी हमारी, ठीक है। तो इम्पल्स की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो फोर्स एक्ट और वेरी लार्ज फोर्स एक्ट ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। छोटे से टाइम इंटरवल में जो फोर्स लगता है उसको इम्पल्स कहते हैं। और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F/Δt। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बस डायमेंशन आपको टफ नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसकी याद करो। फोर्स की आपको पता है ऑलरेडी, टाइम की आपको पता है, निकाल लोगे, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। तो आपको मोमेंटम की याद तो है ना, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की क्या हो जाएगी m, और वेलोसिटी की Lt-1। ये आपकी डायमेंशन होगी, ठीक है। सेकंड, कई बार ऐसा आ जाता है एंगुलर मोमेंटम की। देखिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम की अगर आपसे पूछी जाए तो एंगुलर मोमेंटम की बच्चों डायमेंशन जो हमारी होगी वो होगी m, फॉर्मूला याद रखिए बस, mvr। r क्रॉस p से हम निकालते हैं। अब देखो मास, वेलोसिटी और रेडियस की वैल्यू रखनी है तो आप निकाल लेंगे ML2T-1। देखो वैल्यू रखना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। और फॉर्मूला कब याद होगा, जब आपकी थ्योरी में अच्छी कमांड होगी। तीसरा देखो, एंगुलर मोमेंटम को ही हम एक नाम और दे देते हैं जिसको कहते हैं एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। और जो हमारा लीनियर मोमेंटम है इसी को हम बोल देते हैं लीनियर इम्पल्स, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा इसी को हम एक और नाम देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम का ही एक नाम है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। ये फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए कि आप डायमेंशन किसकी निकालो, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप डायमेंशन निकालो टॉर्क की, ठीक है, टॉर्क की, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भैया टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R क्रॉस F। अगर वेक्टर की बात करें और डायरेक्ट में आप R और F की वैल्यू रख दो
तो फोर्स की मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको याद रखो, तो फोर्स की आपने याद रखी MLT T-2 और R भी आया तो 2 यूज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्लास 11th का है, स्ट्रेस होता है वही होगा, इसका फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया क्या होता है, प्रेशर। तो डायमेंशन जो होगी वो प्रेशर के बराबर होगी। आपको प्रेशर की याद है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे स्ट्रेस के बाद इलास्टिक मॉड्यूलस पूछ लिया जाता है, उसको मैं भी कांस्टेंट में रखूंगा, अभी मैं उसको नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आप इसका फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज करें, आपको ये निकल के बाहर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वांटिटी और ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि एंगुलर वेलोसिटी की बताओ, ठीक है। जैसे हमने वेलोसिटी देखी, तो एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी की सेम नहीं होगी, वो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी हमारा क्या नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा, टी इनवर्स। अगर आपको यहीं से यूनिट पूछी जाए तो मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड -1, मास का केजी, लेंथ का मीटर स्क्वायर, टी का सेकंड -1, तो आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं यहाँ तक। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटी हैं, आप सोचेंगे मैं सारी क्वांटिटीज कॉपी में लिख दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं। तो आपको कैसे क्या करना है, 11 याद रखनी है पहली बात, उसके बाद कोई भी क्वांटिटी आपके पास आ जाए आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो थी फिजिकल क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी थी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं, तो हम सारे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम उनको निकालने का तरीका सीखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया आप वर्क की निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए वर्क तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा पावर की निकालो, तो पावर क्या होता है, पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क ओवर टाइम, तो वर्क की टाइम से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला याद है, इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार क्लास 11th के पीछे जाइए, एनसीईआरटी के पूरी एक टेबल बनी है, उसके फॉर्मूले को एक नज़र डाल लीजिए, ठीक है। सेकंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ फिजिकल कांस्टेंट है, कुछ फिजिकल कांस्टेंट है, ऐसे कांस्टेंट जो फिजिक्स में हमें यूज किए जाएंगे, केमिस्ट्री में यूज किए जाएंगे, उनकी डायमेंशन बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे सर एक एग्जांपल बताइए। फर्स्ट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप सभी को पता होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी। क्लियर है यहाँ तक। अब आप कहेंगे सर जी की कैसे निकलेगी, तो देखिए बच्चों, जो जी है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, किसी की भी डायमेंशन निकालनी है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमको ये पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू होती है gm/r²। तो इस जी का जब भी आपको आएगा डायमेंशन निकालना, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ से जी का जो हमारा वो हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, gr²/m, ठीक है। तो जी की हमने वैल्यू निकाल दी, तो अब यहाँ से डायमेंशन निकालें। जो जी है बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। जी अब हमारा है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ किस एक्सेलरेशन से बॉडी पर लग रहा है, ठीक है, अर्थ किसी बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन लगा रही है, वो जी है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू हमने रख दी। अब देखो, अगर आप एक्सेलरेशन भी निकालेंगे वहाँ तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। कंपटीशन के लिए आपको याद होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, LT-2, रेडियस क्या है L, तो L2, और मास क्या है M। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, M-1 L3T-2। आप कहेंगे सर ये तो हमारी डायमेंशन आ गई, अगर आप यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, kg-1 मीटर क्यूब सेकेंड -2। आप कहेंगे सर ये आपने कैसे निकाला, ये हमने निकाला बच्चों, ये इनकी हेल्प से। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वांटिटी निकाली, वैसे बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आपसे कई बार पूछा गया है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बहुत बार पूछा है, ठीक है। फिर वही बात, सर विस्कोसिटी का कोई फॉर्मूला बता दो, हम निकाल लेंगे। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है F = 6π η/RB। जिसने पढ़ा होगा, ड्रॉपर बच्चा होगा, उसको पता होगा, ये फ्लूइड में हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये स्टोक्स का, स्टोक्स लॉ है। जो भी नया नया है वो इस फॉर्मूले को याद करें अभी, ठीक है। तो ये ईटा क्या है, विस्कोसिटी। तो ईटा = हमें ये याद करना पड़ेगा कि ऐसे हम निकालेंगे। और आपको पता होगा 6π हमारा न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो इसकी तो कुछ होगी नहीं। फोर्स की MLT-2 हम यहाँ से रख दें, R की L रख दें, V रख दें, तो इसको सॉल्व करके हमारा इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आ जाएगी ML-1 T-1।
आप चाहें तो यहाँ से यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर -1 सेकेंड -1। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। तीसरा कांस्टेंट की हम बात करते हैं। थर्ड कांस्टेंट जो हमारा है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये वो कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको हम के बी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला है वैसे तो एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी है, ठीक है। ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अगर आप यहाँ से के निकालेंगे तो के बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बी का फॉर्मूला हो जाएगा भैया एनर्जी ओवर, ये टी टाइम नहीं है यहाँ पे, टी क्या है, टी है टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आ जाएगा mL/T-2 और ये के आपका क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, और जब भी पावर नीचे से ऊपर आएगी तो माइनस का हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। कई बार ऐसा होगा बच्चों, ये आपको साथ में मिलेगा ये, ठीक है। तो आपको कहेंगे कि केटी की क्या यूनिट होगी, तो वही अगर आप बात करें कि केटी की क्या यूनिट होगी, केटी की वही यूनिट होगी जो एनर्जी की होगी, क्योंकि हाफ की तो कोई वैल्यू नहीं है ना डायमेंशन एनालिसिस में। डायमेंशन एनालिसिस का यही एक लिमिटेशन है कि वो ये नहीं बताता कि कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। वो कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्यों होते हैं ये नहीं बता पाते हैं। वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि दो क्वांटिटी की सेम डायमेंशन क्यों है। देखिए, अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सेम पेयर। आप कहेंगे सर ये क्या बला लाए, नहीं। सेम पेयर का मतलब आप देखिए, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है, अगर आप ध्यान से देखें, जो डायमेंशन वेलोसिटी की होगी वही स्पीड की होगी, जो वेलोसिटी की है वही स्पीड की होगी। तो ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता पाता, और जे वाले इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे आप कहेंगे सर और बताइए ऐसे एग्जांपल, जो एक्सेलेरेशन की होती है वही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है, और कितनी होती है, LT-2 होती है। आप ध्यान से देखिए, ये हमारा वर्क है, ठीक है, और अभी भी हम क्या टॉर्क की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हमारा टॉर्क है, वर्क और टॉर्क की बराबर होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से किसकी डायमेंशन या डायमेंशनली पेयर गलत है, मतलब 3 आपको सही दिए रहेंगे, एक गलत होगा। तो जो वर्क की होती है वही टॉर्क की होती है। ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ जहाँ पर डायमेंशनली पेयर सेम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें, एक होता है इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस, इलास्टिक मॉड्यूलस में हमारा यंग मॉड्यूलस हो सकता है, बल्क मॉड्यूलस हो सकता है, और शेयर मॉड्यूलस हो सकता है। और इलास्टिक मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तीनों का फॉर्मूला यही होता है, बस स्ट्रेस का टाइप बदल जाता है, स्ट्रेन का टाइप बदल जाता है, ठीक है। मेनली फॉर्मूला यही होता है। तो अगर किसी भी मॉड्यूलस का आपसे पूछें, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। तो जो ये हमारा इलास्टिक मॉड्यूलस है, उसकी जो हमारी डायमेंशन होगी वो स्ट्रेस के बराबर होगी। और स्ट्रेस मैंने आपको अभी बताया था कि फोर्स ओवर एरिया मतलब प्रेशर, और प्रेशर की क्या होती है, अगर आपको याद है तो आप यूं मार देंगे इसको mL/T-2। तो कहने का मतलब ये है स्ट्रेस की जो हमारी डायमेंशन है वो ये होती है। अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए कहेंगे द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज। तो अगर यंग मॉड्यूलस दिया है तो उसके बराबर, बल्क मॉड्यूलस दिया है उसके बराबर, शेयर मॉड्यूलस दिया है उसके बराबर, और प्रेशर दिया है उसके बराबर, और स्ट्रेस के बराबर। तो क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज, नंबर 1 यंग मॉड्यूलस, नंबर 2 बल्क मॉड्यूलस, नंबर 3 शेयर मॉड्यूलस, नंबर 4 प्रेशर, और नीचे से फिर कोड बना दिए 1 2 1 2 3 1 2 4। तो आपको ध्यान रखना है इलास्टिक मॉड्यूलस स्ट्रेस के बराबर, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, और हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये सेम पेयर है। तो ऐसी सेम पेयर की मैंने एक लिस्ट बना रखी है आपको, जो आपको देखनी है, ठीक है। उसको भी मैं कराता हूँ, पहले हम कांस्टेंट को पूरा कर लेते हैं। आगे चलते हैं, हमने इलास्टिक मॉड्यूलस तक पहुँच गए हैं। कुछ कांस्टेंट और, जैसे गैस कांस्टेंट, ठीक है। अगर गैस कांस्टेंट की बात करें, ठीक है, गैस कांस्टेंट हमारा एक फॉर्मूला होता है। गैस कांस्टेंट की अगर हम डायमेंशन निकालें तो वो होता है आपका आर से हम इसको लिखते हैं, और आइडियल गैस इक्वेशन ये आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, PV = nRT। तो R = आपका क्या हो जाएगा, PV ओवर NT, ठीक है। PV ओवर क्या हो जाएगा, NT हो जाएगा। तो आप देखिएगा PV ओवर NT में जो PV है, ये जो PV है, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का इंटू कर दें,
इसकी डायमेंशन वर्क के बराबर हो जाती है, या आप कह सकते हैं वर्क की डायमेंशन एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होगी। एन क्या है, मोल, और टी क्या है, टेम्परेचर, तो इसकी केल्विन। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ml2T-2 K-1 मोल -1, देखिए कितना आसान हो गया इसको निकालना। ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कांस्टेंट थे। जैसे एक और कांस्टेंट मैं आपके लिए, थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत बार पूछा गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इसको हम के से लिखते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन लिखने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए, हीट ओवर टेम्परेचर, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, हीट ओवर टेम्परेचर, या आप एक काम करिए, इसको टाइम लिखिए, हीट ओवर टाइम इक्वल टू, ये थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक है, और इसके बाद टेम्परेचर ओवर लेंथ, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पर मैं ड्राइव तो करूँगा नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। हीट जो है एनर्जी का एक फॉर्म है, तो हीट की कितनी हो जाएगी डायमेंशन, अगर आप देखें तो हीट की हो जाएगी आपकी ml2T-2, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन, ये केल्विन वाला के है। ठीक है, इसलिए थीटा भी लिख देते हैं इसको, हम इसको K1 कर लेते हैं। और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर, अच्छा टाइम है, टाइम का हो जाएगा आपका T, टेम्परेचर नीचे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा केल्विन, और लेंथ ऊपर चले जाएगा, इसका हो जाएगा L इक्वल टू K1। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो हमारी यूनिट निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, ml3T-2। ठीक है, ml3T-2, T-3 हो जाएगा, सॉरी, ml2T-2, तो ये हो जाएगा L3T3 और K-1। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ना एक एरिया भी होता है, यहाँ पर एरिया होगा, एरिया, तो एरिया क्या होगा, ये नीचे चले जाएगा अगर एरिया, तो एरिया L² तो L1 होगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ml3 और K-1, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी है। ऐसे आप एनसीईआरटी के पीछे जाइएगा, वहाँ बहुत सारे आपको ऐसे कांस्टेंट मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, अब हम इसमें एक बात और करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं बच्चों, जो यहाँ पर यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस है, तो जो हमारा शेयर मॉड्यूलस है, अगर आप शेयर मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसी को हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब 1 ओवर बल्क मॉड्यूलस। तो अगर आपको बल्क मॉड्यूलस क्या आती है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, कॉम्प्रेसिबिलिटी आ जाएगा। सिर्फ बल्क मॉड्यूलस के रेसिप्रोकल को ही हम कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, बाकियों के नहीं। लेकिन डायमेंशन तो सेम ही आएगी, आप चाहे किसी का भी रखें। ठीक है, अब हम कुछ बात करते हैं, ये तो कुछ कांस्टेंट थे, अभी हम और डिस्कस करेंगे कांस्टेंट, लेकिन सेम पेयर पहले ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए, ये मैंने एक सेम पेयर का चार्ट बना रखा है, इसमें बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन मैंने वो लिखी है जो बार बार पूछी जाती है। जिससे सबसे पहले मैंने लिखा है वर्क एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, टॉर्क, इन सब की डायमेंशन सेम होती है। हो सकता है आपको एग्जाम में एनर्जी वर्क दे दे, एनर्जी टॉर्क दे दे। ठीक है, मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की, लीनियर इम्पल्स की, थ्रस्ट की, फोर्स की, वेट की, टेंशन की और एनर्जी ग्रेडियंट की। ठीक है, इन सब की सेम होती है। तो अगर आपसे घुमा के भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इसको सही कर सकते हैं। प्रेशर की, स्ट्रेस की और इलास्टिक मॉड्यूलस, मतलब यंग, बल्क, कोई भी हो वो इलास्टिक मॉड्यूलस में आएगा। और एनर्जी डेंसिटी की, प्लैंक कांस्टेंट, एक प्लैंक कांस्टेंट अभी हमने इंपॉर्टेंट डायमेंशन में नहीं किया, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की सेम होती है। ठीक है, और एंगुलर इम्पल्स, मास इनर्शिया, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट 1/μ0ε0, लेटेंट हीट, और ये एंट्रोपी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, थर्मल कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी। एक बात ध्यान रखना, सरफेस एनर्जी के एनर्जी के बराबर नहीं होती है, तो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, स्प्रिंग कांस्टेंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इनकी सेम होती है। अगला है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऐसे ही आपको जब डायमेंशन पढ़ना है तो ये देखना है कि कौन कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है और किसकी सेम नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सेम पेयर का अलग से एक चार्ट बना दिया था, आप ध्यान रखना इसका। ठीक, अब हमने ये देखा कि कैसे हम डायमेंशन निकालें।
हमने ये देखा कि कौन कौन से कांस्टेंट इंपॉर्टेंट हैं, हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन से पेयर के पूछी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कन्फ्यूजन, आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। अब वो ज़माना नहीं रहा ना बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, अब तो आपसे कन्फ्यूज किया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आप कहोगे सर कैसे कन्फ्यूज किया जाएगा, मैं एक दो एग्जांपल बताता हूँ, ठीक। जैसे मैं आपसे कहूँ, सिंपल से एक बात कहूँ कि भैया पहला पेयर बता रहा हूँ मैं कन्फ्यूजन का, आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी ये बताओ, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा आपसे वेलोसिटी की बताओ, फिर मैं पूछूंगा एक्सेलेरेशन की बताओ। आपको कह रहे सर ये तो बहुत आसान है, और इसी का कन्फ्यूजन मैं आपके लिए बनाऊंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसके बाद मैं बनाऊंगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसी के आगे मैं बनाऊंगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इनकी डायमेंशन अलग अलग होती है। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी तो आपको पता ही है, इसकी क्या होती है एल, इसकी क्या होती है LT-1, इसकी होती है LT-2। ये मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ही निकालनी पड़ेगी, आप निकाल सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी की T-1 और इसकी T-2, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है एंगल टर्न बाय अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट चेंज ऑफ टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो होती ही नहीं है। अच्छा यूनिट हो जाएगी, लेकिन यूनिट में क्या होगा, यूनिट इसकी आ जाएगी रेडियन, इसकी रेडियन पर सेकेंड, इसकी रेडियन सेकेंड -2, पहली वाली की आप निकाल सकते हैं। अब ये तो मैंने इजी वाला बताया, समझे। अब देखिए मैं दूसरा बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हीट कैपेसिटी, ये तो शायद आया भी है 25 में, अगर आप जी 25 उठा के देखें उसमें क्वेश्चन आया है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, SC लिख दिया मैंने शॉर्ट में, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ऐसे कन्फ्यूजन आपको किया जाएगा, और एग्जाम में प्रेशर इतना है कि हम कन्फ्यूज जल्दी हो जाते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये सारी क्वांटिटी अलग अलग हैं। जो हीट कैपेसिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट कैपेसिटी हो जाती है आपका, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू, से हम हीट को भी लिखते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो अगर आप इसकी यूनिट लिख रहे हैं तो हीट की जूल हो जाएगी, और नीचे केल्विन K-1, ये आपका टेम्परेचर है, मैं इसको कैपिटल बना देता हूँ। अगर स्पेसिफिक होगा बच्चों तो स्पेसिफिक का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें मास ऐड हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी JK-1, और एक KG-1 भी आ जाएगी। लेटेंट हीट जो होगा उसमें हमारा टाइम ही हट जाएगा या टेम्परेचर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा J, ठीक है, जूल हो गई एनर्जी की, और मास की KG-1। थर्मल की अभी भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको दिक्कत हो रही है एक और फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, हीट कैपेसिटी इनटू लेंथ, ठीक है, और अपॉन एरिया, ये ज़्यादा सही रहेगा, आप चाहे तो इसको याद कर लो, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी JK-1 M-1 S-1। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे आपको कंफ्यूज किया जाएगा ताकि आप गलत कर दें वहाँ क्वेश्चन, क्यों, यहाँ पर हीट है, हीट जो है वो एनर्जी के बराबर होती है, जो हीट होगी वही एनर्जी की डायमेंशन होगी, और हमारा जो टी है वो टेम्परेचर है, K फॉर केल्विन है। क्लियर है यहाँ तक, या तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं, जैसे मैं आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद होगा आपको, क्लास 12th में है। कुछ क्वांटिटी इसमें 12th की भी हैं, क्योंकि ये सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, तो इसमें 11 12 दोनों मिक्स है। अगर आप नए बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ क्वांटिटी आपको नई लगे, तो आप घबराना नहीं बच्चों, ये क्वांटिटी जो है नई है लेकिन पेपर में पूछी जाती है। डायमेंशन 11 12 दोनों का साथ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे ना बच्चों तो क्या निकलेगा E/B, क्योंकि फॉर्मूला क्या है E/A B/A। तो अगर आपको इन दोनों का रेशियो पूछ लिया जाए, E/V की जो वैल्यू होती है वही वेलोसिटी होती है। तो कहने का मतलब है इन दोनों का जो डायमेंशन होगा वो LT-1 होगा। आप इसको कैंसिल मत करना कहीं कि सेम क्वांटिटी है, पेयर है, तो हम इसकी डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो A/B हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है।
अभी रिसेंटली शायद नीट में मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछे थे क्या, जी मतलब ग्रेविटेशनल, ऐसे लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक आपको ये दिया था, दूसरा आपको दिया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तीसरा दिया था आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये सब आपको दिया था। तो देखो, और एक और दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये 3 क्वांटिटी आपको दी है और तीनों कन्फ्यूजन वाली हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया जी का फॉर्मूला जी एम एम बाय आर स्क्वायर से, तो जी आर स्क्वायर एम से आप निकाल सकते हैं इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है टोटल वर्क डन ओवर यूनिट मास, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन टोटल वर्क के बराबर, और ये एक्सेलरेशन के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू, इसका तो आपको पता ही है वर्क का एम एल टू टी माइनस टू, और ये वर्क बाय मास है तो इसका क्या हो जाएगा एल टू टी माइनस टू। और जी का तो सभी को याद रहता है कि जी का जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, अभी आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने अभी भी निकाल रखी है। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन टर्म है। अगर आपसे कहेंगे कि इसकी यूनिट बताइए, तो एक्सेलरेशन की तो आप बता ही सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस टू, इसके आप बता सकते हैं मीटर स्मॉल बनाइएगा मीटर के जी, अच्छा मीटर टू के जी सेकेंड माइनस टू। ठीक है, इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड माइनस टू। इसका आप पहले यूनिट निकालेंगे तो डायमेंशन भी आ जाएगा। ठीक है, या डायमेंशन निकालो यूनिट भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसका होता है वैसे है m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा के जी माइनस वन मीटर क्यूब सेकेंड माइनस टू। तो ऐसे कन्फ्यूजन टर्म आपको ध्यान में रखने हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में आप पूछे जाएंगे कि कौन सा कन्फ्यूजिंग पेयर दे देगा, किसका आपको डायमेंशन निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ने का तरीका आ गया है। आप सोचेंगे कि हम इसका बैच ले लेते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका ये कुछ काम बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जिसकी हम डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, या एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स 5b से हम लिखते हैं, ये b इंटू ए इसका फॉर्मूला है, और यूनिट इसकी वेबर भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा आ जाए कभी भी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ जाए, सबका बी होता है, और बी को आप निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू वी बी से। ठीक है, यहाँ से बी का आप निकाल लीजिए, और बी की अगर ऑफिशियल यूनिट देखें या एसआई यूनिट देखें वो टेस्ला होती है। ठीक है, आगे देखें, आगे होती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो इसका जो सिंबल है वो एच है, और इसको हम लिखते हैं बी बाई म्यू। ठीक है, और इसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है। आगे हम देखें मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक मोमेंट इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, और ये हो जाएगा करंट इनटू ए, और इसकी यूनिट होती है ए एम माइनस ए एम टू। ठीक है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग पेयर की बात मैंने करी, कुछ आप छांटिए, साथ में सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फर्दर क्वांटिटी की। अब हम बात करते हैं, देखिए आपको लग रहा होगा ना डायमेंशन में 4 क्वांटिटी की डायमेंशन है, ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। आप डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अभी मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ इन चीज़ों के, ताकि आपका एग्ज़ाम निकले, आपको कोई धोखा न हो गया पेपर यहाँ से नहीं फंसा। जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे, और किसी भी एग्ज़ाम को अगर समझना है उसका प्रीवियस ईयर देखिए। ठीक है, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का पेयर अगर हम देखें, अगर हम देखिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप पेपर में देखेंगे, अगर हम म्यू नॉट, एक है परमिबिलिटी, ठीक है, परमिबिलिटी है म्यू नॉट वाली जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट है, और एक है परमिटिविटी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट है, इन दोनों का इनटू करें, सी की वैल्यू 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं होगी। तो आपसे कई बार हो सकता है इसकी डायमेंशन पूछ ले 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कई बार इसकी पूछ ले, इसकी पूछेंगे तो एल टी माइनस वन हो जाएगी। अगर हमें
इसकी निकालनी होती तो L2T-2 हो जाएगी। पहली अभी बहुत सारी कहानी इसमें बची है। सेकंड, अगर आपसे रूट म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ ली जाए, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस के बराबर आती है। अब आप ये मत कहिएगा रेजिस्टेंस की कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाइए, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। और अगर और क्वांटिटी बताऊँ मैं तो रूट L/C की जो वैल्यू आएगी वो भी रेजिस्टेंस आएगी। अच्छा, आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर में इंडक्टिव रिएक्टेंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंट, वो सब या इम्पीडेंस, इन सब की जो यूनिट होती है वो ओम होती है और डायमेंशन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का कितना फ़ायदा हुआ। हो सकता है आपके पेपर में कई बार ये आ जाए म्यू ओवर एप्सिलॉन, अभी इसकी क्या हो जाएगी, R² के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हम और बना सकते हैं। वो कॉम्बिनेशन क्या है, अगर मैं या तो ये लिखा हुआ मिले आपको या कभी कभी यही लिख के दे दूँ मैं आपको, सिर्फ ये, क्योंकि कांस्टेंट की डायमेंशन में कोई वैल्यू ही नहीं है, वो कांस्टेंट को डायमेंशनलेस कहते हैं। ठीक है, या मैं आपको ये लिख के दे दूँ B²/μ0, हो सकता है मैं आपको ये लिख के दे दूँ। तो इन सब क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है वो एनर्जी बाय वॉल्यूम के बराबर होगी, या आप इसको एक टर्म बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी। आप कहेंगे सर कैसे निकालेंगे एनर्जी की mL/T-2 वॉल्यूम की L³, तो ये आंसर क्या आ जाएगा mL-1T-2। तो देखिए म्यू नॉट और ई की वैल्यू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी लाने की जरूरत नहीं है, आप इजीली निकाल सकते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि ये स्पीड के बराबर कैसे होती है, ये रेजिस्टेंस के बराबर क्या होती है। एक बार तो जे में उन्होंने ऐसा दे दिया है, कैसा, एप्सिलॉन नॉट ओवर म्यू नॉट। अब आप खुद ही सोच सकते हैं इसकी डायमेंशन की किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की तो निकाल ही सकते हैं ना V/I से। तो पहली हमारी ये क्वांटिटी थी जो आप निकाल सकते थे। दूसरा, टाइम के बहुत क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें टाइम की, ठीक है, एक तो टाइम का T ही हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया बच्चों, अगर आप बात करें यहाँ पे L/R, L आपका इंडक्टेंस है, R आपका रेजिस्टेंस है। कभी भी L/R आपको दिया रहेगा तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो टाइम के बराबर होगी। या आपको कभी भी रूट LC देगा तब भी वो टाइम के बराबर होगी, आपको RC देगा तब भी वो टाइम के बराबर होगी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले से निकाले हुए हैं। अगर आपको टाइम पीरियड के स्प्रिंग का L/G देगा या पेंडुलम का L/G देगा तब भी वो टाइम के बराबर होगी। अगर मास ओवर K देगा स्प्रिंग फैक्टर तब भी वही होगी। ठीक है, तो ये टाइम की वैल्यू हो गई या टाइम की डायमेंशन हो गई। इसका रेसिप्रोकल देगा तो आपको क्या करेगा, T इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें जैसे एनर्जी, ये ऐसे हैं जिसके लिए आपको एक्सप्रेशन याद करने पड़ेंगे या एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनर्जी आपको पता है वर्क के बराबर एनर्जी होती है, लेकिन अगर प्रेशर और वॉल्यूम का इंटू होगा वो एनर्जी होगा। अगर R और T का इंटू होगा वो आपका एनर्जी होगा। अगर M इंटू मास और लेटेंट हीट होगा एनर्जी होगा। MC∆T होगा तो एनर्जी होगा। ठीक है, और आप कह सकते हैं अगर कैपेसिटर की एनर्जी CB² देगा एनर्जी होगा, Li² देगा, तो कोई भी टाइप की एनर्जी है वो सब इसी में आएंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारी कुछ बात हो गई एनर्जी से रिलेटेड। ठीक, अच्छा एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड देगा तो ये स्पीड होगा, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देगा तो ये फिर आपका रजिस्टेंस, या आप इसको प्रिसाइजली बोल सकते हैं इम्पीडेंस के बराबर होगा। तो क्वेश्चन कैसे भी रिलेट हो सकता है, आपको सारे डायमेंशन का एक मैप अच्छा सा अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है यहाँ तक। मेरी कोशिश है कि हम हर टाइप की क्वांटिटी को डिस्कस करें, कोई भी क्वांटिटी हमसे यहाँ से स्किप ना हो। क्लियर है यहाँ तक भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंट यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब जरूरी नहीं है कि किसी एक क्वांटिटी की SI यूनिट में भी एक ही यूनिट हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हम बात करें, पहला हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखिए उसके फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है पोटेंशियल ओवर डिस्टेंस, ये तो पढ़ा है। अच्छा माइनस अभी हटा देते हैं, मॉड ले लेते हैं।
तो अगर आप इसकी बात करें तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें तो वोल्ट पर मीटर। तो एक ही क्वांटिटी के एक से ज़्यादा यूनिट हो सकती हैं एसआई में भी, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट हमने अरेंजमेंट करके या आप बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशंस बना के निकाली जा सकती है। यहीं से देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर एक से ज़्यादा यूनिट होगी तो हमारी फ्लक्स की भी हो जाएगी। अच्छा जी, अगर हम फ्लक्स का ई डॉट ए फॉर्मूला देखें तो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, न्यूटन कूलम -1 मीटर स्क्वायर। सेकेंड वाले फॉर्मूले से अगर आप देखें तो क्या हो जाएगी, देखिए वोल्ट मीटर -1 हो गया इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, वोल्ट पर मीटर। तो दोनों यूनिट हमारी किसकी है, दोनों यूनिट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स की दोनों सेम है और दोनों ऐसा ही हैं। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, जैसे आप देखें कैपेसिटेंस, आपने कैपेसिटेंस देखा है, इसलिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला होता है Q/V। तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम, और V क्या है, पोटेंशियल, तो वोल्ट, और वोल्ट का क्या हो जाएगा, -1। अगर मैं ये फॉर्मूला ना यूज करके एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर लेता, हाफ CV², ये वाला यूज कर लेता, तो यहाँ से जो हमारा C होता उसकी क्या हो जाती, C हो जाता हमारा यहाँ से C की वैल्यू हो जाती U/V²। हम 2 को हटा देते हैं यूनिट के लिए, तो ये क्या हो जाता, जूल, और V का क्या हो जाता, वोल्ट -2, ठीक है। या आप इसको एनर्जी के टर्म में कहते तो यह आ जाता, क्लियर। अच्छा जी, एक बात और करें, जैसे आपने देखा होगा सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। आप म्यूचुअल इंडक्शन, अच्छा, या आपको इंडक्शन कहे, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी, ठीक है। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया कि हेनरी होगी करके, ठीक। अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं फैराडे लॉ वाला, L=E/di/dt, ये हेनरी लॉ है, सॉरी ये फैराडे लॉ है। तो इसमें क्या हो जाता, इससे अगर आप एल की निकालते तो आ जाता वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। तो एक क्वांटिटी की देखिए हमने एक से ज़्यादा यूनिट बना दी, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें कि टाइम कांस्टेंट वाला, T=L/R होता है। तो यहाँ से L की यूनिट क्या हो जाती, R/T, तो ओम पर सेकेंड भी हो सकती थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूले, एक क्वांटिटी के हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट बना सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे ये डायमेंशन का एक छोटा सा पार्ट हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं इसी चैप्टर में। जो हमारा टॉपिक 4 है यूनिट एंड डायमेंशन का, वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डायमेंशन के बहुत सारे एप्लीकेशन है बच्चों। जैसे हमने अभी तक क्या देखा, किसी भी क्वांटिटी को यूनिट और डायमेंशन निकालना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। और दूसरा हमारे पास जो ये तीसरा एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं अगर फिजिकल क्वांटिटी को, तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है, या वो सेम काइंड की होनी चाहिए। वही स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आपका एक सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया, ओनली सेम डायमेंशनल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्ट टू ईच अदर। आप ये भी कह सकते हैं, जैसा आप एक एग्जांपल लीजिए, आपने वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखा, u+at, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, वेल नोन इक्वेशन है। तो आप देखिए ये वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन क्या है, L_t-1, इसकी क्या है, L_t-1। ये वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है। a×t हमारा एक ऐसा नया टर्म बन रहा था, लेकिन देखेंगे तो डायमेंशन दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी भले ही डिफरेंट है, अगर उनकी डायमेंशन सेम है, अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है, एनी कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है जो डायमेंशनली क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, मतलब सही इक्वेशन नहीं है, वो हमारी फिजिक्स में वैलिड नहीं होगी, ठीक है। वो इक्वेशन हमारी फिजिक्स में कभी भी वैलिड नहीं होगी। एनी डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है। इसका कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी हैं P
क्यू, चलो 3 बना देते हैं इसको या 4 बना देते हैं, ये 4 क्वांटिटी हैं, ठीक है। आपसे कहा बताइए इनकी डायमेंशन सेम है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन सा हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा या कौन सा वैलिड नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मैंने 4 पेयर बना दिए। अब आप खुद सोचिए बच्चों, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ आपसे, अगर डायमेंशनल सेम क्वांटिटी है तब आप ऐड कर सकते हैं। अगर मान लो नहीं है उन, लेकिन डायमेंशन निकालने के बाद वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने 80 का किया। तो अगर पी क्यू आर एस की डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है, तो देखिए मे बी हो सकता है इन दोनों की डायमेंशन इनटू करके आर के बराबर आ जाए। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वेलोसिटी तो नहीं दिखा रही थी, लेकिन अगर ए इंटू टी के हम डायमेंशन निकालें, वेलोसिटी बन गई थी। तो जब हम किसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट या डिवीजन कर रहे हैं तो मे बी वो डायमेंशन को बैलेंस कर दे। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। आप दोनों को डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, आपके पास डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। डायमेंशन सेम होगी तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, एक हमारा डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो आपको ऐसे दे दिया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू, और आपसे पूछ दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ, ऐसी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे डायमेंशन का होमोजेनिटी प्रिंसिपल, और अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल इस इक्वेशन की जो डायमेंशन होगी ये क्या है, एल है, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट है, इस राइट साइड के हर एक टर्म के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जो हमारी लेफ्ट हैंड में डायमेंशन होगी वही हमारी राइट हैंड में होनी चाहिए, ये डायमेंशन एनालिसिस कहता है। कहने का मतलब जो ए वाला टर्म है उसके एल के बराबर होनी चाहिए, ये पूरा टर्म जो बी टी है इसका भी एल के बराबर होना चाहिए, लेकिन बी क्या निकल के आ जाएगा, एल टी माइनस वन। ये पूरा टर्म किसके बराबर होना चाहिए, ये भी एल के बराबर होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा, एल टी माइनस टू। और ये पूरा टर्म अगर क्वांटिटी नहीं दी है तो पूरा टर्म अगर लिखा है वहाँ पर निकालिए, तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट ही इक्वेशन की बात करेंगे। तो ऐसे हम उसका डायमेंशन निकालेंगे, ईच पेयर का हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं जेई का, ठीक है, उससे आप ज़्यादा समझेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन आया था अभी 25 में या रिसेंटली कभी आया था कि फोर्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट टी, और आपसे पूछ दिया फाइंड डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी ये फोर्स के बराबर है, तो जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही आपकी ए एक्स स्क्वायर की होगी, जो डायमेंशन फोर्स की होगी वही दूसरे टर्म ए रूट मतलब टी की पावर हाफ। तो यहाँ से जब आप ए की निकालेंगे तो ए की क्या हो जाएगी, एफ वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बी की कितनी हो जाएगी, एफ वाई टी टू दी पावर 1/2। अब यहाँ बी स्क्वायर दिया है तो हम यहीं पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर हो जाएगा एफ स्क्वायर बाई टी, देखिए रूट से जो हमारा रूट 1/2 है उससे हमारा हाफ की पावर बैलेंस हो जाएगी। अब आप देखिए हमें बी स्क्वायर बाई ए निकालना है, आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ कर लिया है, तो बी स्क्वायर बाई ए लिख लीजिए, एफ स्क्वायर बाई टी इंटू दूसरा क्या है, ए हमारा नीचे है, एक्स ऊपर चले जाएगा, तो एक एफ से एक एफ कट गया, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, एफ एक्स स्क्वायर बाई टी। बस अब आपको डायमेंशन रखनी है, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एक्स डिस्टेंस है एल टू हो जाएगी, और नीचे टाइम दिया है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इनको होमोजेनिटी से ऐसे डील करना है। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, एक और ले लेते हैं, इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80, ठीक है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप से आएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको केस सीखने हैं, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, आपसे बच्चों ये पूछा गया है कि जो हमारी a इंटू बी की डायमेंशन क्या होगी। तो पहली बात आप देखिए, ज़्यादा सॉल्व ना करें,
ये अगर माइनस हुए हैं तो क्लियरली यहाँ से हमें पता लग गया कि एक्स स्क्वायर की वही डायमेंशन होगी जो बी की होगी। सेम पेयर को हम प्लस कर सकते हैं, सेम पेयर को माइनस कर सकते हैं, दैट मीन्स बी की हो गई एल स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर अलग अलग कर लें, बी बाई ए, बी अपॉन ए बाई टी और एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाई टी, बी के तो हमें ऑलरेडी मिल गई है, तो हम अगर सेकंड पेयर माइनस से उधर वाले का कंपेयर कर दें तो इसकी डायमेंशन ई के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से ए की क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाई ई टी। आपको निकालना किसका, ए इंटू बी का, तो ए की क्या हो गई, ए की हो गई आपकी एक्स स्क्वायर ई टी और इंटू बी की आपकी एक्स स्क्वायर थी जो मैं एल स्क्वायर कह रहा हूँ। बस अब आप वैल्यू रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसकी रख दीजिए एल की पावर 4 और टी आपका टी माइनस 1 हो जाएगा और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद रखिएगा, ठीक है, फोर्स ओवर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की रख दे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका वंडर वॉल्स इक्वेशन, ठीक है। जो गैस रियल या आप बोल सकते हैं आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते हैं उसके लिए हमने एक वंडर वॉल इक्वेशन बनाई है जो कि ये है, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आप बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको इंटू करने लग जाते हैं। इंटू क्यों करना है भाई, जब ये ऐड किया है मतलब इन दोनों की डायमेंशन सेम है, जो डायमेंशन पी की होगी वही ए बाई वी स्क्वायर की होगी, तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, पी वी स्क्वायर, ठीक है। तो आप पी बी की निकाल लीजिए, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ठीक है। अच्छा जी, अभी इतना ही रहने देते हैं। अब दूसरा अगर हम इसको कंपेयर करें, जो डायमेंशन वी की होगी वही बी की होगी, तो यहाँ से बी की डायमेंशन क्या निकल जाएगी, वॉल्यूम, ठीक है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो कई बार तो क्वेश्चन यही आया है कि ए और बी की डायमेंशन निकालो। अब आप चाहो तो निकाल सकते हैं, वॉल्यूम की हो गई एल क्यूब, ये आपकी डायमेंशन हो गई, और यूनिट की बात करें तो मीटर क्यूब हो गया, ठीक है। इसकी अगर हम निकालें तो ये आपका एम एल टी माइनस 2 और ये वॉल्यूम बच जाएगा, एक वॉल्यूम का होता है L3 तो L5 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं, प्रेशर के रख लीजिए और वॉल्यूम के स्क्वायर का रख दीजिए। वॉल्यूम का होता है एल क्यूब तो L6, अच्छा एल क्यूब होता है ना ml2t-2, ठीक है, यही होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, रीअरेंज करेंगे इसको, या तो आपको ये पूछ लिया जाएगा सबसे पहले, ये आपसे पूछा जाएगा कि ए अपॉन बी स्क्वायर की बताइए, तो आपको ए और बी की निकाल लेनी है। ये इसको मत निकालिए अगर पूछा नहीं गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, देखिए पी वी स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब बी मतलब वी का स्क्वायर कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स जो ए बाई बी की बी स्क्वायर की डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी, ठीक है। और यही आपकी एनर्जी डेंसिटी भी प्रेशर की एनर्जी डेंसिटी के बराबर भी होती है, तो इसको भी फॉलो करेगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा अरेंजमेंट इससे क्या पूछा जा सकता है कि ए बाई बी की बताओ। अगर आप ए बाई बी करते हैं तो ये तो हो गया पी बी स्क्वायर और वी क्या है, वी, तो ये हो जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम ही बच्चों हमारा होता है वर्क डन, और आपको पता होगा जो वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है। अच्छा जी, आइडियल गैस क्या है, आइडियल गैस है पी बी इक्वल टू 1 मोल के लिए आर टी, तो जो पी बी की होगी वही आर टी की भी होगी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसी क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछा है। देखो पूछने के तरीके बहुत अलग अलग हैं, समझ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन को पूछने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। आपसे बी स्क्वायर बाई ए की पूछ ली जाए तो बी स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर पी बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं हाँ ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/p। अच्छा, 1 बाई प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का इन्वर्स, स्ट्रेस का इन्वर्स, और मैंने आपको बताया था प्रेशर के इन्वर्स को ही कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक था लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई थी, ठीक है। तो ये अब आप कहेंगे सर आपने तो 3 एग्जाम्पल बताई है, मैंने वो एग्जाम्पल बताए हैं आपको जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले टाइप पे। अगला जो टाइप है देखिए, ये बहुत बार नीट में भी आया है, जे में भी आया है, ठीक है। डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटी। आपको क्या होगा, देखिए आपको क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा,
जैसे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी कि फोर्स वेलोसिटी टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी फाइंड, या तो यूनिट पूछ लेंगे या डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। यूनिट तो रेयरली पूछेंगे, इसमें पूछेंगे फाइंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी या डायमेंशन ऑफ मास या डायमेंशन ऑफ कोई भी क्वांटिटी एक्स वाई जेड आपसे पूछी जा सकती है। या आपसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन लेंथ मास फोर्स, ऐसा कुछ रैंडम क्वांटिटी दे दी जाएगी और उनकी पावर भी दे दी जाएगी एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी एक थर्ड क्वांटिटी को किसी और थर्ड क्वांटिटियों से कंपेयर किया जा रहा है, ये कोई डिफरेंट क्वांटिटी है, इनको डिफरेंट से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको डाउट एक क्लियर करना चाहूँ, हम डायमेंशन को एमएलटी के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ये हमारा क्या कह सकते हैं, मिथ होता है दिमाग में कि हम सारी डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता बच्चों। हम किसी भी क्वांटिटी को किसी भी सिस्टम में किसी भी अदर क्वांटिटी के फॉर्म में उसको फंडामेंटल लेके लिख सकते हैं। ठीक है, हम एमएलटी के फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैकेनिक्स में सारी प्रॉब्लम मास लेंथ टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं, इसलिए हमारी डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड हो गया हो। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि इस क्वांटिटी को कोई नई क्वांटिटी के में टर्म में एक्सप्रेस करो, तो आप क्या करेंगे, देखिए इधर लिखेंगे आप डेंसिटी। ठीक है, जिसको एक्सप्रेस करना है उसको आप लेफ्ट पे लिखेंगे, किस को करना है, फोर्स को, तो यहाँ फोर्स लिखिए, यहाँ पर वेलोसिटी लिखिए और यहाँ पे टाइम लिखिए। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा, इसकी पावर ए ले लीजिए, इसकी पावर बी ले लीजिए, इसकी पावर सी ले लीजिए, पावर कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। आपको कई बार क्वेश्चन ये बना बनाया भी मिलेगा कि डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन सैंपल इज वेरी एज फाइंड ए बी सी, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हैं, ये आपको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन या ऐसा दिया रहेगा, तो आप कुछ नहीं करना है। जब भी ये प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई कांस्टेंट आ जाता है, मान लीजिए के आ गया, के कोई कांस्टेंट है मैथमेटिकली। ठीक है, अब हमें डायमेंशन रखनी है। डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो इसका हो जाएगा ml3। कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं, हटा दीजिए। फोर्स की हो गई ml2 v आपका वेलोसिटी है तो lt-1 की पावर b, और t आपका तो टाइम ही है तो c। ये लिख लिया आपने। करना क्या है, काम वही है, क्वांटिटी को एक्सप्रेस कीजिए और उसके बाद फॉर्मूला एक्सप्रेस करिए। ठीक है, इस क्वांटिटी के फॉर्म में लिख के उनका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए। अब इनकी पावर है ना एक ही बना लीजिए। देखो यहाँ टी नहीं है, हमने जीरो यूज कर लिया। यहाँ एम की पावर सिर्फ एक है, यहाँ एल की पावर देखिए एक ए हो गई, यहाँ से बी आ गई और यहाँ से कुछ नहीं आई। और यहाँ टी की पावर देखिए पहले वाले से -2a आई, इंटू करके लिख लीजिएगा, ये बी आई प्लस सी आई। बस अब कंपेयर कर लीजिए, दोनों तरफ एम कंपेयर करेंगे तो a1 आ गया, दोनों तरफ एल कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी आपका -3 आ गया। a पहले ही 1 आ गया था, इसका मतलब b आपका क्या आ गया, -4। ठीक है, अच्छा थर्ड वाले को हम कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। a आपका 1 आ गया था तो 2, b आपका -4 आ गया तो +4 प्लस c, तो c आ जाएगा आपका -2। तो ए बी सी आ गया। जैसे ही ए बी सी आ गया तो हमारा फॉर्मूला कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, हमारा फॉर्मूला ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, फोर्स की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर -4 और टाइम की पावर -2। जो डायमेंशन है ना बच्चों, उसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि हम बेस क्वांटिटी का कितना एक्सपोनेंट बढ़ाएं, कितनी पावर बढ़ाएं कि वो ड्राइव को एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो अगर कोई भी नई क्वांटिटी आपको मिलेगी, किसी के टर्म में भी लिखना है, तो आप क्या करेंगे, डिपेंडेंसी लगाएंगे, एबीसी कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करके उसमें रख देंगे। अगर आपको डायरेक्ट ये रिलेशन दे दिया है तब भी आपको ये करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम इसमें एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, वो ये रहा। क्वेश्चन है, इफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ, किस किस की निकालने। देखिए इसको आप उसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको याद कर लेंगे बच्चों बहुत टाइम बचेगा। देखो मास की क्या होती है, √hc/g, ये मास है। अगर आपसे लेंथ पूछेंगे, देखिए लेंथ के फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एक बात आप ये देखिए, यहाँ g ऊपर आ गया और नीचे c की पावर 3 आ गई। बस आपको ये ध्यान में रखना है, hc/g, बस इनको एक्सचेंज करा, देखो g ऊपर c नीचे,
और सी की पावर 3। और टाइम अगर आपसे पूछेंगे टाइम, तो टाइम के केस में हो जाएगा एच जी और सी की पावर फिर ऑड आप बढ़ा दो, तो सी की पावर कितनी हो जाएगी, सी की पावर हो जाएगी 5। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी की कितनी होगी, ठीक है, तो एनर्जी का आपका फिर आप अगर लेंथ वाले को एक्सचेंज कर लेंगे तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी, टाइम वाले को एक्सचेंज करेंगे तो एनर्जी। ठीक है। कई बार आपसे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पूछा है। अब ये तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आप कुछ बेसिक ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहता है तो फिर मेथड भी बता दिया मैंने, आप उससे भी कर सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लिखते हैं C5/AG। ये यहाँ पर क्या है, करंट है, ये एम्पियर है, ये करंट है। ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ H की पावर 0 होती है। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिखें और करंट को एक फंडामेंटल माने तो ये वाली बनती है। ठीक। तो फंडामेंटल में भी लिखना आ गया होगा मे बी आपको। तो ये डायमेंशन के हमने 5th टाइप पढ़ा, जिसमें हमें थोड़ी बहुत बातें और जानने को मिली। ठीक है। अगला जो आपका टाइप है वो है डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप डायमेंशन की लिमिटेशन देखेंगे तो पहली लिमिटेशन उसकी यही है कि जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, जैसे कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्यों होते हैं ये नहीं बताता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों डायमेंशनलेस है ये नहीं बताता। ठीक है ना। और आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों डायमेंशनलेस है ये नहीं बताता। पहली बात तो ये है। दूसरी, दो क्वांटिटी की सेम डायमेंशन आ जाती है, कई बार आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन यूनिक सिस्टम नहीं है। फॉर्मूला जब हम ड्राइव करते हैं उसमें बहुत बढ़िया टूल है, लेकिन जब 3 से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो यहाँ फेल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थ्योरी में आप कवर कर लीजिए। ठीक। अब जैसे आप देखें डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फंक्शन सारे डायमेंशनलेस होते हैं, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया था, जेई का ही मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ, आप क्वेश्चन से ज़्यादा समझेंगे। u इक्वल टू एल्फा बाई बीटा साइन एल्फा एक्स ओवर के टी, ये आपको दिया था। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने ये बताया था कि u जो है वो आपका एनर्जी डेंसिटी है। वो आपको क्वेश्चन में क्लियरली देगा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। u आपका एनर्जी डेंसिटी है, k आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और t आपका टेम्परेचर है। ठीक है। x आपका डिस्टेंस है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था वहाँ पर कि आप बीटा की डायमेंशन बताइए। ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि डायमेंशन ऑफ बीटा बताइए। अब आप खुद देखिए, इस क्वेश्चन में हमने हेल्प किसका लेना है, जो डायमेंशनलेस हैं क्वांटिटी उनका। कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी दिया है। ठीक है। देखो, अगर ये क्वेश्चन लिखी गई है, अगर ये क्वेश्चन लिखी गई है बच्चों, इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन है वही राइट हैंड की डायमेंशन होगी ही होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी। और कभी भी एनर्जी डेंसिटी हो तो इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। जब भी डेंसिटी लिखा आएगा तो आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, और जब भी ग्रेडियंट लिखा आएगा आप लेंथ से डिवाइड कर लीजिए। तो देखो, एनर्जी बाय वॉल्यूम, जो एनर्जी डेंसिटी है वो किसके बराबर होगी, अल्फा बाय बीटा। क्यों, क्योंकि साइन जो फंक्शन होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो बचा क्या ये। अब आप देखिए, एनर्जी की तो आप रख देंगे ml2t-2, वॉल्यूम की भी आप रख देंगे L3। ठीक है जी। तो आप इसको निकालेंगे अगर ml-1t-2, लेकिन ये निकल के आई अल्फा बाई बीटा की। तो कहने का मतलब क्या है, हमें तो बीटा की निकालनी है। तो देखिए, अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसी का फ़ायदा उठाना है। जो इसका ये एम्पलीट्यूड होगा, जो ये एंगल होगा, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है। इसकी भी हमारी कोई डायमेंशन नहीं होगी, 1 मान के चलिए। ठीक है। कांस्टेंट मान लीजिए कोई, तो अल्फा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर के इंटू टी होता है, मैंने आपको बताया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में अगर के टी लिखा हुआ आएगा, मतलब है किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर। तो एनर्जी बाई एक्स क्या हो जाएगा, अल्फा। और एनर्जी की क्या होती है, ml2t-2, और x क्या है, l, तो एक l से एक l कट गया तो बचा क्या, mlt-2। तो अल्फा भी निकल गया। अब हम रख देते हैं वैल्यू, आपका आंसर मिल जाएगा। तो हमने m रखा, l रखा, t2 रखा,
और बीटा रखा तो देखिए m से m कैंसिल और t-2 से t-2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, अगर बीटा इधर भेजें तो ये बच जाएगा बीटा इक्वल टू L²। ये इसका आंसर था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो हो सकता है आंसर में आपको ऐसे भी मिल सकता है m0 L2 T0। तो आपने देखा होगा अगर कोई क्वांटिटी डायमेंशन लेस है तो उसका एंगल भी डायमेंशन लेस होगा। बस यही आपको यहाँ सीखना है। बाकी जितने भी टर्म हैं वो अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम होमोजिनिटी लगाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम लॉग का ले लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। अब ये लॉग के टर्म है। क्या हो गया, लॉग के टर्म है, हमने लगाना तो वही अप्रोच है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, फाइंड डायमेंशन ऑफ बीटा। आपको बीटा की डायमेंशन निकालनी। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस बीटा अभी निकालना है। अब क्वेश्चन में आप देखिए फिर वही बात हो गई कि जो डायमेंशन हमारी ईटा की होगी, इफिशियंसी की होगी, वही अल्फा इंटू बीटा की होगी, क्योंकि साइन थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, एंगल की तो होती नहीं है, तो हट गया। और जो हमारा उसके साथ में लॉग बीटा एक्स ओवर के टी है, के टी आपको बार बार साथ में मिलेगा, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। पहले इसको अगर देखें, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, समझ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं है कि आप कैसे निकालेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा बीटा की निकालनी है तो हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो बीटा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, के टी के बराबर। तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एनर्जी ओवर एक्स। तो इसका मतलब हो जाएगा mL2T-2 अपॉन में क्या, एल, एक एल से एक एल कट गया, तो mL_T-2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर अल्फा क्या आती फिर आप यहाँ पे इफिशियंसी का फॉर्मूला रखते। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है फॉर्मूला, वर्क ओवर हीट। ठीक है, अगर आपको यहाँ से अल्फा भी निकालना होता तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क ओवर हीट, और ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। वर्क की क्या हो जाती है mL2T-2, हीट की क्या हो जाती है, हीट भी एक तरह से एनर्जी है, तो mL2T-2 इक्वल टू बीटा आपका यह आ गया, इसको रख के अल्फा निकल जाता। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री का भी ले लेते हैं, तीनों हमारे क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा, एफ इक्वल टू दिया है, एफ फोर्स है, ए और बी सी डी हमारे कांस्टेंट हैं, तो ए डी बाई बी का डायमेंशन चाहिए। तो फिर वही बात आगे देखिए, जो डायमेंशन एफ की होगी वही डायमेंशन ए की होगी। ये बात आप समझ चुके होंगे। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ये बी है हमारा, इसकी हमारी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। ठीक, जो डायमेंशन होगी वही सी की भी होगी, एफ की और सी की बराबर होगी, क्योंकि साइन डी टी का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये डायमेंशन लेस है, मतलब एक दूसरे को अपोजिट करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो बीटा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, 1/x, मतलब लेंथ इनवर्स। सेम यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे तो डी टी, तो आप इक्वल कर सकते हैं डी टी इक्वल टू 1 करके, तो डी क्या आ जाएगी, टी इनवर्स। हमें क्या चाहिए, ए का तो आपको पता ही है, तो वैल्यू रख दें। ए की हो गया आपकी एम एल, देखो याद होंगे तो आप ज़रा जल्दी करेंगे, और ये क्या हो गया T-1, और अपॉन में बी क्या है, L-1। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो आ जाएगा mL2 और T-3। ठीक है, mL2 T-3। तो ये हमारा था कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनकी हमें डायमेंशन नहीं पता होती हैं और हम उनके डायमेंशन लेस का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो हमेशा डायमेंशन लेस होंगी, जैसे एंगल। एंगल कभी भी मिलेगा वो डायमेंशन लेस होता है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी मिलेगा वो डायमेंशन लेस होता है। आपको स्ट्रेन मिलेगा वो डायमेंशन लेस होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की डायमेंशन क्या होगी, इक्विवेलेंट ऑफ हीट की। ठीक है, तो ये है वो क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, और भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा डायमेंशन की एक समरी हो गई। अब हम इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है सिग्निफिकेंट फिगर, उसको ख़त्म करके इसको रैप अप करेंगे वीडियो को। ठीक है, देखिए लास्ट वाला जो टॉपिक है इससे अक्सर आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना सर्टेन है कितना अनसर्टेन है वो बताता है। ठीक है,
तो इसके कुछ रूल होते हैं, किसी भी क्वांटिटी के अगर आपको सिग्निफिकेंट निकालने हैं तो कुछ रूल होते हैं, जैसे ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होंगे बच्चों वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक, आप कहेंगे सर एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि हमने एक क्वांटिटी ऐसी ली जिसमें कोई जीरोज हैं ही नहीं, जैसे 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, तो उसमें सारी क्वांटिटी हमारी फिक्स हैं। ठीक, तो फिक्स है मतलब हमारे, जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 ले लिया तो कितने सिग्निफिकेंट, 4 हो गए, चाहे डेसिमल हो चाहे न हो। 2 3 4 लिया तो कितने सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। पहला रूल ये है। दूसरा रूल कहते हैं कि ऑल द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखिए अगर आपका नंबर ऐसे हो 2 0 0 1, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता है तो ये सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में चले जाता है। ठीक है, आगे क्या करें, इफ़ नंबर लेस देन 1 द जीरो ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट साइड नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखिए अगर कोई नंबर में डेसिमल है, ठीक है, मतलब वो एक से छोटा है, जैसे ये इस टाइप का नंबर है, तो इसमें जितने भी लेफ्ट साइड के जीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो बचेंगे कितने, 4। बाकी सारे रूल लगेंगे, जैसे ये है मान लीजिए 0 0 और यहाँ पर 1 2 लिखा है, तो कितने सिग्निफिकेंट, सिर्फ 3 हो गए। ठीक है, चौथा रूल क्या है, द टर्मिनल या टेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। सबसे ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 0 0, इसमें सिग्निफिकेंट होंगे सिर्फ 3। अगर मैं इसमें लिख देता 1.300, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट हो जाते 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब है अगर नंबर में डेसिमल है तो उसके टेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है, यही इन्होंने बताया है। ठीक, अच्छा जी, ये हमारे कुछ रूल हो गए। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें, जैसे 2.368 इंटू 10⁻⁻8, तो इसको आपने देखना ही नहीं है, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इस पे सारे रूल आपके लगेंगे। अगर 2.368 होगा तो इस पर लगेगा, जैसे अगर 2.002 इंटू 10⁻2002 हो गया तो इस पे लगेगा, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, एक और रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चों वो हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, वो हमेशा इन्वेरिएंट होते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर, क्या रूल होता है, अगर दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या देखना पड़ता है, पहले आप उसका एडिशन कर लीजिए, फिर आप देखिए कि डेसिमल के बाद लीस्ट कितने सिग्निफिकेंट है उतने ही आंसर में रखने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड किया, ठीक है, और ऐड करने के बाद आपने देखा जो फाइनल रिजल्ट है उसके पास सिर्फ उतने ही सिग्निफिकेंट रखने हैं आप डेसिमल के बाद जितने किसी एक ओरिजिनल नंबर में मिनिमम सिग्निफिकेंट हैं। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपने ये बात ध्यान रखनी है, पूरे नंबर में चेक करना है, पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट हैं, जो सबसे कम होंगे उतने ही आंसर में रखने हैं। तो इनटू और डिवीजन में पूरे नंबर में देखने हैं, जिसमें कम हुए आंसर में उतने ही रखने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक क्वांटिटी में 2 है एक में 3 है, आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट रखना है आपने। ठीक है, और हमेशा सिग्निफिकेंट जब आप रखते हैं तो कहाँ से किस तरफ देखेंगे, राइट से राइट तरफ को जाएंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ठीक, अगर आप प्लस माइनस कर रहे हैं तो आप डेसिमल के बाद देखें कितने सिग्निफिकेंट हैं, फिर आंसर में भी डेसिमल के बाद करेक्शन करें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्यूब की साइड है, हमें क्या निकालना है, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, एरिया मतलब 2 बार इंटू करना पड़ेगा, इसमें कितने हैं 1 2 3, तो हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डिजिट तक आंसर देना पड़ेगा। ये इतना बड़ा आंसर निकल के आया, तो डेसिमल के बाद 1 2 3। ठीक है, हमने 3 डिजिट रखने थे, जिन्होंने इन्होंने राउंड ऑफ करके 3 बता दिया। ठीक है, राउंड ऑफ अगर वहाँ क्वेश्चन में राउंड ऑफ भी क्या होगा तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक, जैसे इसमें 3 बार इंटू किया है तो मिनिमम कितने हैं डेसिमल के बाद, अच्छा इसमें तो ये पूरा इंटू हो रहा है ना, तो इंटू हो रहा है तो पूरे नंबर में देखेंगे, देखो 1 2 3 4 इंटू और डिवीजन में पूरे नंबर में, तो कितना आ गए 1 2 3 4। ठीक है, अगर प्लस माइनस होगा तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद देखना है। ठीक है, एक ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, ये एनसीईआरटी का है।
ठीक है। इसमें हमें डेंसिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है? डेंसिटी। तो मास ओवर वॉल्यूम किया। अब देखिए यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट? 2। इसमें 1 2 3, तो हमें कितने रखने पड़ेंगे? सिर्फ 2। क्लियर है? यहाँ तक मिनिमम रखना है। तो बच्चों यही था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर, और ये हमारा 21 लेक्चर सीरीज जो चल रही है इसमें मैं इनको कवर कर रहा हूँ। आप इस सीरीज़ को मैक्सिमम दोस्तों तक भेजिए, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही तो आप कमेंट करिएगा। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें आपके लिए डाउट सेशन ला के उसको क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी काइनेमेटिक्स, और फिर हम धीरे धीरे से फॉर्मूला रिवीजन कंप्लीट करेंगे अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।